नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी सच बोला था? क्या भारतीय जनता पार्टी कभी सच बोलती है? क्या उसके नेता कभी सच बोलते हैं? क्या कभी उन्होंने अपने सिवा किसी और का योगदान स्वीकार किया है? क्या कभी उन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश की आजादी में, इस देश के संविधान में कभी कोई योगदान दिया है? चलिए, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने आजाद नहीं कराया, लेकिन क्या उन्होंने कभी संविधान का सम्मान किया है? क्या वो उसको बचाने के लिए कभी खड़े हुए हैं? क्या उन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग को संवैधानिक संरक्षण देने के बारे में सोचा है? क्या वो इस देश को कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्या उन्होंने कभी ऐसा हुआ है कि इस देश को सांप्रदायिकता की आग में न झोंका जाए, इसके लिए कुछ किया है? तो उत्तर आएगा नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन पिछले 100 साल से वो लगातार गांधी नेहरू परिवार पर हमला कर रहे हैं, वो कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और उनके हमले की बुनियाद झूठ पर, मक्कारी पर टिकी हुई है। वो इस देश को बर्बादी में ढकेल रहे हैं। इसका एक उदाहरण बता देता हूं, शुरुआत करता हूं कि संसद में संविधान पर चर्चा चल रही है, जब संविधान ने हमारे 75 साल की यात्रा पूरी की है। तब जब यह चर्चा चल रही हो, तब कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जो बिहार से सांसद हैं, वो आते हैं और वो बताते हैं कि कैसे मुसलमानों के जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं उनको लात मारी जाती है। तब स्पीकर की चेयर कर रहे भाजपा का नेता कहता है, इसका सबूत दो। डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया। मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूं और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अंबेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है, और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते, और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है, इनके सामने इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर, वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 स्पीचेस हुए। आपको जान के ताज्जुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताएं, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है, आप छुप गए देखने के लिए। सर, 686 हेट क्राइम्स हुए हैं, पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर हैं, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ, हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और वही नहीं, हमारे ट्राइबल्स के खिलाफ उनकी जमीनें, उनकी फॉरेस्ट छीनी जा रही हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस दिए गए हैं उनके। सर, हमारे 2011 के सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से 12.2% मुसलमानों की आबादी है। और पूरी दुनिया ने देखा है, उसे सबूत चाहिए, उसे लिंचिंग का सबूत चाहिए,
उसे सबूत चाहिए तमाम उन चीजों का जो सबको दिखाई दे रही हैं पर भाजपा को नहीं दिखाई दे रही। बहरहाल ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसे गांधी नेहरू का कोई योगदान दिखाई नहीं देता है, न देश की आजादी में, न देश का संविधान बनाने में, और न इस देश को सुदृढ़ और सशक्त बनाने में, तो उसको गाली देते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। नरेंद्र मोदी 1 घंटा 45 मिनट संसद में भाषण देते हैं, और किस बात पे भाषण देते हैं कि कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा है, कांग्रेस ने संविधान का उपहास उड़ाया है, कांग्रेस ने ये किया है, कांग्रेस ने वो किया है, कांग्रेस ने 75 बार संविधान बदला है, उसका पाप किया है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि संविधान कहां बदल दिया है। हां, संशोधन जरूर हुए, और संशोधन हुए हैं वो देश हित में हुए हैं, संविधान हित में हुए हैं, संविधान की मूल धारणा के लिए हुए हैं। लेकिन संविधान को तोड़ने, उसे बदल देने और इसको न स्वीकार करने की साजिशें, और इसको लेके भाषण किसने दिए हैं, यह जब हम ढूंढते हैं तो हमें इतिहास बड़ा स्पष्ट मिलता है कि इनके आदर्श विनायक सावरकर, उन्होंने कहा था संविधान का विरोध करते हुए कि यह संविधान स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें मनुस्मृति नहीं है। इनके आरएसएस जो इनका प्रमुख है, मालिक है, उस आरएसएस के जो प्रमुख थे, चाहे इनके गुरु गोवालकर हो और चाहे उसके बाद केसी सुदर्शन, इन्होंने कहा कि यह संविधान स्वीकार्य नहीं है, हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि इसमें मनुस्मृति की व्यवस्था नहीं। So you accept the constitution as it is? No, what we say is, this constitution does not reflect the basic ethos of this nation. It does not reflect it. Is this what you meant when just after you became Sarkar Chalak, you were widely quoted in the press as saying we should scrap the constitution? I did not say scrap the constitution. When the question was done in context that the constitution is being reviewed. We do not accept the Constitution of India. It should be reviewed. These chilling words were spoken by none other than former RSS chief K.S. Sudarshan. मनुस्मृति इसमें होनी चाहिए, और ये वही संघ के लोग हैं, आरएसएस के लोग, जो जनसंघ और भाजपा, ये वही हैं जिन्होंने 30 नवंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाया था और कहा था यह अछूत संविधान है। सोचिए आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने यह कुकर्म किया था और ये संविधान की बात कर रहे हैं। यानी आप सोचिए, जो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ बन के बैठा है, यह हालात हैं आज। बहरहाल, जब ये कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा गांधी और सबकी बात करते हैं तो फिर बात ही कर लेते हैं कि आखिर क्या इन्होंने किया है। इनका तो योगदान नहीं है, लेकिन जिनका योगदान है वो सबसे बड़ा योगदान नेहरू परिवार का ही है। महात्मा गांधी ने 1925 में कहा था कि संविधान बनना चाहिए, एक ऐसा संविधान होना चाहिए
जो सबको हक दे। तब उस समय ब्रिटिश का जो सचिव था लॉर्ड बर्कन हेड, उसने भारतीयों को चुनौती दी थी 1925 में कि कांग्रेस के नेता और जो मांग कर रहे हैं संविधान की, उनको चुनौती देते हैं यदि विभिन्न संप्रदाय की सहमति से वो भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर दें तो ब्रिटेन सरकार उसे सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। तो अब आप समझिए, इस पर बड़े साल मंथन हुआ। 12 फरवरी 1928 को जब मोतीलाल नेहरू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें 29 दलों और संगठनों के लोग शामिल थे और संविधान बनाने के लिए उनसे चर्चा की। बहरहाल कोई नतीजा नहीं निकला, तो 19 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई जिसके वो खुद अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, और उसमें 8 लोग थे जिनमें 2 मुस्लिम भी थे। उस समिति ने एक संविधान का मसौदा तैयार कर लिया और उसे 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत भी कर दिया। 10 अगस्त 1928 को। और जो अंग्रेजी हुकूमत को सौंप दिया गया 31 अगस्त को। अब आप सोचिए, 31 अगस्त को अंग्रेजी हुकूमत को उसी साल सौंप भी दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत हक्का बक्का थी और वो घबरा गई, और जब घबरा गई तो उसने 1930 में यह कहते हुए उस संविधान को खारिज कर दिया कि यह संविधान बहुत प्रगतिशील है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार और सब कुछ दिया गया है, इसमें ब्रिटिश सरकार मजबूत नहीं रहेगी। उसमें प्रांतों को अधिकार दिए गए थे, उसमें गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग को संवैधानिक संरक्षण दिया गया था, उसमें मौलिक अधिकार की बात थी, उसमें इस देश की प्रगति के लिए एक समाजवादी विचारधारा की बात थी और उसमें किसानों की बात थी। बस इसीलिए तो स्वीकार्य नहीं था, क्यों? यही तो अंग्रेजी हुकूमत को भी नहीं स्वीकार था, तो अंग्रेजी हुकूमत में मुखबिरी करने वाले भाजपाई आरएसएस के लोगों को कैसे स्वीकार होगा? हिंदू महासभा को कैसे स्वीकार होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, सावरकर भी विरोध करेंगे और विरोध करेंगे उनके तमाम सारे वंशज। तो वही हो रहा है। आज वह संविधान इस देश में लागू हुआ। आगे चल के जब 1946 में संविधान सभा बनी, उस सभा में क्या होगा, क्या किया जाएगा, इसकी प्रस्तावना और इसको लेके एक आधार तैयार करना था, एक खाका तैयार करना था, उसके लिए एक प्रस्तावना तैयार करनी थी। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके सदस्य भी नहीं थे, तब उन्होंने वह प्रस्तावना पेश की और उस प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946, तब उन्होंने उसमें कहा था कि हमें वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सबको साथ लेके चलना है। यह भारत का संविधान होगा, यह संघ का विधान नहीं होगा। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है, यह मनुस्मृति नहीं होगी। Quoting what the supreme leader of the RSS has to say about the Constitution of India. The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. This is what the fight is about. It's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand
by your leader's words? Do you support your leader's words? Because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. तो पहले ही दिन पंडित नेहरू ने मनुस्मृति को खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया था कि यह होगा। बहरहाल फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लेके आए थे। उसके लिए उन्होंने अपने सदस्य को इस्तीफा दिला के उस सीट से डॉक्टर अंबेडकर को सदस्य बनवाया था। और जब संविधान बन गया तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सौंपा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जब साइन उस पे करने वाले थे, उसके पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के ही कारण यह संविधान बनकर तैयार हो सका। यदि वैसा नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। उन्होंने BN राव का भी जिक्र किया, जो ICS ऑफिसर थे, जिन्होंने उसमें मेहनत की थी और उन्हें सर कह के संबोधित किया। तो आप सोचिए, जो पूरी दुनिया में जाकर के तमाम संविधानों का अध्ययन करके वहां के हिस्से लेके आए थे, जिन्हें जोड़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान के शानदार प्रारूप तैयार किया। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, उसमें मौलाना आजाद ने भी, और उसमें हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी योगदान दिया था। और उन सब ने, जो 288 हमारे सदस्य थे, उन सब ने मिलकर के संविधान तैयार किया। उसमें एक एक बिंदु पर, एक एक अनुच्छेद पर, एक एक चीज पर चर्चा हुई थी कि यह क्यों किया जा रहा है, और सारे सहमति के साथ स्वीकारा गया था। तब उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब न 370 का विरोध किया था, न 35A का विरोध किया था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजनीति को सेंकने के लिए, जब वो बन नहीं पाए मंत्री, तब वो भागे, और भाग करके उन्हें लग रहा था कि अब क्या करेंगे, तब वो गए। क्यों? क्योंकि ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्हें राजनाथ सिंह अपना आदर्श पुरुष बताते हैं। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने कश्मीर को आग लगाई थी, और कश्मीर में ही उनकी मौत भी हुई। और जिस तरीके से उन्होंने आग लगाई, वो हम आज तक झेल रहे हैं। नहीं तो शांति के साथ कश्मीर को बड़ी मुश्किलों से भारत से जोड़ा गया था, यह भूल गए वो। तो जिसे जोड़ा उसे छूने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो हिंदू महासभा की सरकार चल रही थी, उसमें डिप्टी CM और वित्त मंत्री थे बंगाल प्रांत के। इन्होंने ही सबसे पहली बार पंजाब और बंगाल को और भारत के विभाजन करके पाकिस्तान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इन्होंने ही, तब तक तो भारत में बंटवारा भी नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे। तो नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध करने वाले कौन थे? विरोध करने वाले जिन्ना थे, विरोध करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे, और विरोध करने वाले सावरकर जैसे लोग थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये वो लोग थे, लेकिन जो देश को प्यार करते थे, राष्ट्र को प्यार करते थे, वो उस रिपोर्ट के साथ खड़े थे। तो आज संविधान इस कारण बन सका। अब आता हूं कि इस संविधान से इन्हें चिढ़ क्यों। इस बात को बड़े बेहतरीन तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि 2 किताबें हैं। एक संविधान है जो हर किसी के दिल की आवाज है, और सदियों से है, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे बसवना जी हो, चाहे और तमाम सारे हमारे ऋषि मुनीषी और सब लोग हो।
उन सबको, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, पटेल हो या मौलाना आजाद हो, सबके दिल की आवाज है और हर वर्ग, देश के हर कोने की आवाज है, दुनिया की आवाज है, वसुधैव कुटुंबकम की आवाज है। तो जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है वह संविधान है। हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। और जब वह संविधान है तो वही तो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इन्हें संकुचित पूंजीवाद वाला संविधान चाहिए, इन्हें ब्राह्मणवाद वाला संविधान चाहिए। इसीलिए ये लोग मनुस्मृति के साथ खड़े होते हैं। तो राहुल गांधी ने वही बताया कि 2 किताब है उनकी लड़ाई। राहुल गांधी जिक्र करते हैं कि कैसे इन्होंने बांटा है इस देश को और क्या गुनाह किए। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने संविधान में 75 संशोधन कांग्रेस ने कर डाले, मनमोहन सिंह ने कर डाले, तब आता है कि अच्छा तो आप बताइए, क्या नेहरू गांधी ने जो भी संशोधन किए वो संशोधन किए हैं, संविधान नहीं बदला है, संविधान में जोड़ा है, घटाया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है और समय के अनुकूल उसे दिया है। झूठ बोलने के अलावा उनके पास नहीं था। 100 साल से आरएसएस, बीजेपी, संघ, महासभा, ये सब लोग गांधी नेहरू परिवार को कोसते चले आ रहे हैं, आरोप लगाते चले आ रहे हैं। आज तक एक भी ना आरोप साबित कर सके, ना ही कुछ और। तो वही काम अब भी कर रहे थे। नेहरू ने ही इस देश की आजादी के लिए, नेहरू परिवार ने, नेहरू गांधी परिवार ने 11 शहादतें दी हैं इस देश की आजादी के पहले और इस देश की आजादी के बाद, इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश को सामाजिक सद्भाव से जोड़ने के लिए। क्योंकि कहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि राजनीतिक समानता तो आ सकती है, लेकिन जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आएगी, राजनीतिक समानता खत्म हो जाएगी। आज वही हम देख रहे हैं जो बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। राजनीतिक ताकत तो छीन ली है, लेकिन सामाजिक आर्थिक ताकत आम जन की छीन ली है। तो इस तरह से देश बर्बाद किया जा रहा है और इस देश को बेरोजगारी में, महंगाई में और दूसरी तमाम चीजों में, बुराइयों में घसीटा जा रहा है। आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, उन्हें चुन चुन के मारा जा रहा है। यह तो संविधान ने नहीं बनाया था, यह तो संविधान के खिलाफ है। वह सारे काम हो रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। इस देश को तोड़ा जा रहा है। मणिपुर जल रहा है पिछले 1.25 साल से। कश्मीर में, अब कश्मीर से निकल के जम्मू तक आतंकी आ पहुंचे हैं, वहां पर भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। कौन है जिम्मेदार? कभी किसी को घुसपैठिया बताते हैं, कभी किसी को ये कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, खेत बटा लेंगे, भैंस बटा लेंगे। इस स्तर पर जब प्रधानमंत्री उतर आता है तो आप सोचिए उसका क्या स्तर होगा। 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था मूल्यह्रास अर्थव्यवस्था थी। उत्पादन में बहुत सारे कारकों का उपयोग उत्पादन व्यवस्था को कमजोर बनाता था और हालात ये थे, उद्योग स्थापित नहीं होते,
1947 में भारत की विकास दर मात्र 1% सालाना थी। सीमित जीवन के संभावनाएं देश के अंदर थी। कुल मृत्यु दर प्रति 18 प्रति हजार थी और शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार, यानी 1000 बच्चों में से 218 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। न्यूनतम श्रम मूल्य था। मान्यवर, मैं ये बातें आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, और देश का विभाजन हो रहा था, चारों तरफ नफरत का माहौल था, लेकिन उस वक्त भी अहिंसा की बात, प्रेम की बात और भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की बात करने का काम संविधान सभा में हो रहा था। ये बातें मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि 70 साल में हमने क्या किया। मैं आप जो यहां खड़े हो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी कि हम देश को यहां लेकर के आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी कि देश के अंदर इतने संसाधनों का विकास हुआ। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि बार बार कहा जाता है कि उनका योगदान क्या था। ये उनका योगदान था, ये उनका ही ब्लूप्रिंट था कि हमने देश के अंदर हरित क्रांति लाए। देश के अंदर हमने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। नहरें बनाई, बागड़ा नागल डैम बनाया, वो तमाम चीजें, सिंचाई की व्यवस्था की, और ये उस हालात में थी जबकि हमारी आर्थिक स्थिति देश की बहुत कमजोर थी। मान्यवर, इस संविधान को जब बनाया गया तो संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। उनकी दृष्टि में केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक नैतिक प्रतिज्ञा है जो में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांत से जोड़ती है। आज इस पवित्र ग्रंथ के संरक्षक के रूप में हमें अपने इन आदर्शों के प्रति अपने संकल्प को दोहराना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनी अंतिम भाषण के अंदर जब उन्होंने इसको प्रस्तुत करते हुए कहा, यह कांग्रेस पार्टी का अनुशासन ही का परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसलिए इस सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता के पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं। हम संविधान को बनाने वाले, मानने वाले और संविधान को अपने सीने से लगाने वाले हैं। किसी के लिए एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें देश के अंदर बराबरी का अधिकार मिला। इसलिए आज नरेंद्र मोदी भारत के नहीं, भाजपा के, आरएसएस के प्रधानमंत्री बन के रह गए। वो देश का नाम कलंकित कर रहे हैं, संविधान को कलंकित कर रहे हैं। तब राहुल गांधी लड़ने खड़े होते हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी आईना दिखाती हैं, और भाजपा के जो नेता, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जो झूठ बोल करके खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, ये आपातकाल को लेकर घेरते हैं। तो आपातकाल की ही देख लीजिए। आपातकाल की व्यवस्था खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, और इसको आपको जानना बेहद जरूरी है, संविधान में की थी। और इंदिरा गांधी ने, या जो भी गांधी नेहरू परिवार है, उसने आपातकाल उसी संविधान के तहत लगाया था। तब उन्होंने कहा था कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारत एक अपने ही तरह का संघीय गणराज्य है। आपातकाल के दौरान इसमें एकात्मक कार्य क्षमता होती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघीय ढांचे को विशेष घोषित किया, और आपातकाल के दौरान यह पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण एक तंत्र गुण बन जाता है। संविधान के तहत भाग 16 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उन्होंने आपातकाल की व्यवस्था की। 3 तरह के आपातकाल, एक युद्ध के समय का आपातकाल, एक आर्थिक संकट के समय का आपातकाल, और एक राजनैतिक संकट के आपातकाल। और इस देश में हमने 2 आपातकाल देख लिए। चीन भारत युद्ध के समय पहली बार आपातकाल, युद्धक आपातकाल लगा था, जो 1968 तक चला। वो पाकिस्तान ने फिर किया और ताशकंद समझौते के साथ वो समाप्त हुआ। इसके बाद में
दूसरा जो आपातकाल था वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 में तब हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े किए थे। हमने सिक्किम को छीन के भारत में मिलाया था और हमने 2 बार चाइना को हराया था। वह समय था, उस समय वह दूसरा आपातकाल खत्म होता उसके पहले राजनीतिक संकट खड़े कर दिए गए। किसके माध्यम से? अमेरिका की CIA हो या पाकिस्तान की और दूसरी जगह की तमाम देश विरोधी गतिविधियों वाले लोग, उनके साथ मिलकर के, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के साथी लाल कृष्ण आडवाणी हो या और दूसरे लोग, उन सब ने मिलके जो खेल किया था, मोरारजी देसाई भी उसमें शामिल थे, उन सब ने मिलके देश तोड़ने का काम किया था। और जब 25 जून 1975 को रामलीला मैदान से भारत की सेनाओं को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस को, सबको भारत सरकार और राज्य सरकारों के आदेश मानने से इनकार करने की बात कही गई थी और विद्रोह कर देने के लिए किया गया था, तब जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला हुआ था, कातिलाना हमला हुआ था और तमाम नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से जबरन पकड़ पकड़ के इस्तीफे लिखाए जा रहे थे, तब मजबूर होकर आपातकाल लगाना पड़ा था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। आंदोलनों से वातावरण भर गया जिनसे हिंसात्मक वारदातें हुई। मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री LN मिश्र की अमानुषिक हत्या से सारे देश को धक्का लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कातिलाना हमले की भी हम घोर निंदा करते हैं। कुछ लोग तो हमारे सशस्त्र सैनिकों तथा पुलिस को विद्रोह करने के लिए उकसाने लगे हैं। हमारे सैनिक और पुलिस अनुशासित और देशभक्त हैं और वे उनकी झांसेबाजी में नहीं आएंगे। फिर भी इसकी गंभीरता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विघटन तत्व पूर्ण रूप से सक्रिय है और सांप्रदायिक भावनाएं उभारी जा रही हैं जिससे हमारी एकता को खतरा है। मुझ पर सभी प्रकार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता मुझे बचपन से जानती है। मेरा सारा जीवन जनता की सेवा में बीता है। यह एक निजी मामला नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री रहती हूँ या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण है और उसे जानबूझकर बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास न तो प्रजातंत्र के हित में न राष्ट्र के। बहुत दिनों से इन घटनाओं को हम अत्यधिक धैर्य से देखते रहे। अब हमें इनके नए कार्यक्रमों का पता चला है जिनसे सारे देश में सामान्य कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से कानून और व्यवस्था को चुनौती दी गई है। क्या कोई भी सरकार जो सरकार है देश के स्थायित्व को कैसे खतरे में पड़ने दे सकती है? कुछ के कार्यों से अधिकांश लोगों के अधिकार खतरे में पड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जिससे देश के भीतर निर्णायक रूप से कार्य करने की राष्ट्रीय सरकार की क्षमता कमजोर होती है, वह बाहरी खतरे को निश्चय ही प्रोत्साहन देगी। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें। वह आपातकाल मजबूरी का आपातकाल था, तो वह जब लगाना पड़ा तब यह स्थिति हुई। तो इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि आपातकाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गई व्यवस्था के तहत लगा। ये संविधान को न बदला गया न कुछ।
और श्रीमती इंदिरा गांधी ने वही सन 77 में उसे खुद 23 मार्च 1977 को खत्म किया था। वो चाहती तो ये लंबे समय तक चला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और चुनाव कराया, देश में सरकार बनी और फिर इंदिरा गांधी को लोगों ने 1980 में स्वीकारा और भारी बहुमत से वो सत्ता में आई। उसके बाद कांग्रेस आई, यानी 55 सालों तक इस देश के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस को ही स्वीकारा और वो जानते थे, इनके सच को देख चुके थे कि ये गद्दार भी हैं, ये अंग्रेजों के मुखबिर भी थे और ये देश को तोड़ने वाले हैं। देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं, इनका एक भी व्यक्ति ना तो देश की आजादी के लिए जेल गया और ना ही इस देश की आजादी के लिए उसने बलिदान दिया। जितने हैं सब वो कांग्रेसी हैं। 7.5 लाख कांग्रेसियों ने शहादत देके इस देश को आजाद कराया। लाखों लाख कांग्रेसी जेलों में बंद हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद सालों साल, 1 दशक से ज्यादा जेल में बंद रहे। तो अब आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री था जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखता था, एक प्रधानमंत्री है जो बटोगे तो कटोगे कहता है। तो आप सोचिए आज कौन सा भारत बना दिया है। तो भारत की मूल आत्मा की जो हत्या कर रहा है वो दूसरे को दोष देता है। तो यह हालात है। इसलिए आज देश का प्रधानमंत्री कायर भी है, मक्कार भी है और झूठा भी है, क्योंकि कायरता बांग्लादेश और दूसरी जगह भी सामने दिखाई दे रही है, चीन के सामने भी दिखाई दे रही है, पाकिस्तान समेत और तमाम जगह दिखाई दे रही है। और मक्कारी और झूठ आप देख ही रहे हैं। देश को दुर्दशा में कर दिया है, बेरोजगारों का देश बना दिया है, महंगाई से मरते लोगों का ईडी और सबके जरिए दमनकारी आतंकी देश बना दिया है। तो यह काम किया है नरेंद्र मोदी ने। तो वास्तव में संविधान की हत्या नरेंद्र मोदी और उनके आरएसएस ने की है, कभी लिटरल एंट्री के जरिए, कभी किसी और जरिए। जय